साथियों, क्या आप रहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में? क्या आप रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में या उन कंट्रीज के अंदर जो कि हैं सदर्न हेमिस्फेयर में? अगर हाँ, तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। देखते रहिए इसको लास्ट तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आप अपना खास कार्यक्रम देख रहे हैं जिसका नाम है मिथ एंड रियलिटी। साथियों, वास्तु के इस प्रोग्राम में हम कुछ ना कुछ खास बात आपको बताते हैं। कुछ विशेष होता है जो कि आमतौर पर आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलता, कहीं पेपर में नहीं मिलता, कहीं पर आपको जो है मैगजीन में कुछ नहीं मिलता इसके बारे में। यहाँ तक कि बुक्स भी इसके बारे में खामोश हैं, साइलेंट हैं इसके बारे में। जी हाँ, आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है, दैट इज़ वास्तु फॉर सदर्न हेमिस्फेयर। साथियों, दक्षिणी गोलार्ध के लिए, सदर्न हेमिस्फेयर के लिए वास्तु, यूँ तो हर वास्तु वाला दुनिया में पता नहीं कितने हैं, सैकड़ों नहीं हजारों वास्तु कंसल्टेंट होंगे जो कि अपने अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने इंटेलेक्चुअल के हिसाब से डिफाइन करते हैं वास्तु को। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितनी भी चीज़ें वास्तु में बताई जाती हैं, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक लॉजिक होता है। यूं ही हवा में बातें नहीं की जाती। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इसके पीछे एक रीज़न और भी है। मेरे पास एक दिन में बहुत सारे, अगर 100 नहीं, अगर 100 नहीं, तो कम से कम 60-70 फ़ोन तो आते ही हैं सदर्न हेमिस्फेयर से, ऑस्ट्रेलिया से, जकार्ता से, इंडोनेशिया से, साउथ अफ्रीका से आते हैं, अर्जेंटीना से आते हैं, चिले से आते हैं, मेरे पास में ब्राज़ील से भी आते हैं साथियों, और मॉरिशस से भी आते हैं। बहुत सारे फ़ोन आते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि सर जो वास्तुशास्त्र इंडिया में एप्लीकेबल है, क्या वही वास्तुशास्त्र हमारे सदर्न हेमिस्फेयर में एज इट इज़ एप्लीकेबल है? और जब हम पूछते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों जानना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने जो है अपना मकान नया बनवाया था और उसमें जो है हमने एक लोकल कंसल्टेंट से हमने एडवाइस ले ली। पंडित जी आए वास्तु वाले, और उन्होंने आने के बाद जो हमें एडवाइस किया उसके हिसाब से हमने मकान बनाया। लेकिन वहाँ तो हमें समस्या आ गई सर, कष्ट होना शुरू हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब ये देखता हूँ, ड्राइंग उठाकर देखता हूँ उन लोगों की, उनका नक्शा देखता हूँ, तब ये पता चलता है मुझे कि उन्होंने क्या किया, जो इंडियन वास्तु था उसी को एज इट इज़ उन्होंने सदर्न हेमिस्फेयर में चिपका दिया। क्योंकि उनके पास ज्ञान ही उतना था, नॉलेज उतनी थी, उन्होंने पढ़ा ही उतना था, और जो पढ़ा था तो उन्होंने कॉपी पेस्ट करने का उनके पास फार्मूला था और वो चिपकाते चले गए। एक नहीं, सैकड़ों हजारों मकान जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के बहुत से जितने एरियाज हैं, जैसे सिडनी है, पर्थ है, वहाँ पर कैनबरा है, ठीक है, वहाँ पर जो है उन जगह पर उन्होंने कितने ही मकान बना दिए और हर किसी को वहाँ पर प्रॉब्लम आई। 100% केसेस में प्रॉब्लम आई वहाँ पर। तो जब मैं उनसे कहता हूँ कि ये आपने गलत किया, आपको जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो वैदिक वास्तुशास्त्र है वहाँ पर एज इट इज़ यूज़ नहीं करना चाहिए था। साथियों, ये जो है ना, जब हम एक लाइन से हटकर चलते हैं, ठीक है, जब लाइन से हट के चलते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, मार्ग छांडी तरह चलें सायर सूर सपूत। तो जब रास्ता छोड़ के चलते हैं हम और किसी घिसी पिटी चीज़ से हम जो है थोड़ा सा अलग होने की कोशिश करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में, उस रेफरेंस में, जहाँ पर कि उसको अलग से जो है देखना ज़रूरी है, किसी दूसरे एंगल से देखना उसको ज़रूरी है, जब वहाँ पर हम जो है कोई बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो है साइंटिफिक होना पड़ेगा, हमें ऑथेंटिक होना पड़ेगा, और हमें एक्यूरेट होना पड़ेगा, और साथ में होना पड़ेगा हमें लॉजिकल भी साथियों। तो अब गलती क्या हुई? उन्होंने जब सेम इंडियन वास्तु जो है, वैदिक वास्तुशास्त्र जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, जब उसको उन्होंने जो है सदर्न हेमिस्फेयर में लगाया, ऑस्ट्रेलिया में लगाया उन्होंने, तब क्या हुआ? उन्होंने वहाँ का जो उनका जो साउथ था, जैसे हम इंडिया में क्या करते हैं, साउथ को बंद कर देते हैं क्योंकि वहाँ से हार्ड वाइब्रेशंस आते हैं, वहाँ से सूरज की किरणें आती हैं, वहाँ पर अल्ट्रा वायलेट 1, 2, 3, 4, ये एल्बेडो जिसको UV4 बोलते हैं, वो भी वहाँ से आता है साउथ से। हम क्या करते हैं, साउथ में बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं जिससे वहाँ पर छाया हो जाए, साउथ की दीवारों को मोटा बनाते हैं। अगर बाकी दीवारें हमारी 9 इंच की हैं तो साउथ की दीवार को बनाते हैं हम 13 इंच का या 22 इंच का बनाते हैं, कम से कम विंडो बनाते हैं वहाँ पर, और उसको जो है हैवी करने की कोशिश करते हैं ताकि साउथ के अंदर जो है हमारे पास ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं आए। क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं, जब भी उसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर से कम होती चली जाती है, वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है। और हमारी बॉडी के अंदर है बॉडी सेल्स, और बॉडी सेल्स जो है इसमें होता है प्रोटोप्लाज्म के साथ जो केमिकल रिएक्शन बनता है, उससे हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस कम हो जाया करता है। इसीलिए जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं,
सदर्न जो साउथ फेसिंग मकान होते हैं, साउथ फेसिंग जगह होती है, उसको बहुत अच्छा वास्तु में नहीं समझते। एक लॉजिक है इसके पीछे। पर क्या ये सूरज ऑस्ट्रेलिया में, कैनबरा में, सिडनी में, पर्थ में क्या ऐसे ही जाता है? क्या साउथ में जाता है? नहीं, सूरज के चलने का रास्ता बदल जाता है। साथियों, सच तो ये कि सूरज नहीं चलता, हमारी अर्थ घूमती है। देखिए मेरे हाथ में अभी ये ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये अर्थ इस तरह से घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। अब लेकिन इसके साथ साथ ये सूरज के आसपास भी घूमती है। सूरज वहीं पर स्टेशनरी रहता है, स्थिर रहता है हमेशा, सूरज कभी नहीं घूमता, और अर्थ हमारी घूमती रहती है सूरज के आसपास। उसे कहते हैं हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। जब सूरज बिल्कुल सेंटर में है तो जो सदर्न हेमिस्फेयर है, सदर्न हेमिस्फेयर के नॉर्थ में है। ये ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ध्यान से देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई सदर्न हेमिस्फेयर में रहता है, देखिए मैं दिखाता हूं आपको ऑस्ट्रेलिया कहां पर है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ, और ऑस्ट्रेलिया के जो है जो सूरज की लोकेशन है हमारे इक्वेटर के पास है, इक्वेटर पर है। इक्वेटर जो है उसके नॉर्थ में आ गया, इंडिया के साउथ में आ गया। देखिए ये इंडिया है, इंडिया के साउथ में, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। अब क्या हुआ, जब सूरज यहाँ पर रहा, इसका मतलब यह है कि जब अर्थ घूमी उसके आसपास, ऐसे घूम रही है, अपने एक्सेस के आसपास घूम रही है, तब क्या हो रहा है कि सूरज की जो किरणें हैं, सूरज की किरणें जो है धीरे धीरे क्या हो रही हैं कि उनके ईस्ट से सूरज निकला, निकलने के बाद में और उनके नॉर्थ में से होकर के, और उसके बाद जाकर के वेस्ट में छुप गया। जबकि इंडिया के क्या हुआ, इंडिया के भी ईस्ट में से राइज हुआ सन, सूरज निकला, और उसके बाद में यहाँ के जो है जो सदर्न पार्ट है, ये देखिए ये इंडिया है, ये इसका सदर्न पार्ट है, यहाँ से होकर सूरज जा रहा है, या कह लो भूमि जा रही है इसके पास से होकर, तो यहाँ पर जो है सूरज रहा हमारे जो है सदर्न पार्ट में रहा। तो बदल गया ना, जब सूरज स्थिर है और हमारी अर्थ उसके आसपास अपना रिवोल्यूशन ले रही है, साथ में रोटेशन भी कर रही है, तब क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फेयर में सूरज जो है वो साउथ से होकर निकलता है। अब नॉर्थ साउथ दोनों के दोनों आपस में 100% बदल जाते हैं साथियों, एक जैसे नहीं रहते। अब इसके बाद रहता सेम क्या रहता है? सेम तो वो रहता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जो है पूरब से निकलता है, पश्चिम में निकलता है, साथियों ये नहीं बदला करता। जबकि आज के ज़माने में कुछ ऐसे वास्तु कंसल्टेंट हैं जो कि कहते हैं कि वास्तुशास्त्र सदर्न हेमिस्फीयर में पूरा बदल जाता है, नॉर्थ साउथ में बदल जाता है, साउथ नॉर्थ में बदल जाता है, ईस्ट वेस्ट में और वेस्ट ईस्ट में। गलती करते हैं बहुत बड़ी। अभी मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट कभी नहीं बदला करते, क्योंकि हमारी अर्थ घूमती ही ऐसे है। अर्थ के घूमने का कोई और तरीका ही नहीं है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती रहती है। इसका मतलब अगर सूरज यहां पर रहा तो रोज हमारे सामने आता रहता है, 24 घंटे में अर्थ अपना रोटेशन पूरा करती है और सूरज हमारे सामने आ जाता है। इसका मतलब ईस्ट और वेस्ट नहीं बदलेंगे। तो साथियों होता क्या है कि मुझमें और दूसरे वास्तु कंसल्टेंट्स में डिफरेंस ये है कि मैं जो कुछ बताता हूं उसमें कुछ चीज़ें अलग होती हैं जो कि आमतौर पे हर वास्तु कंसल्टेंट के पास नहीं होती। जब आप मुझसे एडवाइस लेते हैं तो आप क्या करते हैं, मुझसे उम्मीद करते हैं 100% एक्यूरेट होने की। साथियों बिल्कुल सही उम्मीद करते हैं आप मुझसे। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि 100% एक्यूरेट रहूं। मेरे वास्तु में ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए, और मेरा वास्तु जो है ऑथेंटिक होना चाहिए। इतना ऑथेंटिक कि अगर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, अगर वो मुझसे कोई क्वेश्चन करता है, क्रॉस क्वेश्चन करता है कि आपने ये बताया, इसका लॉजिक बता दो, तो मैं उसको जो है प्रूव कर पाऊँ विद द हेल्प ऑफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी से ही पूरा का पूरा वास्तु समझा दूं, तब तो साथियों मजा आ जाएगा। और अगर मैंने ये कहा कि यहाँ देवताओं की आपको जो है आशीर्वाद मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो आपको वो लोग जो है मतलब कुछ वरदान दे देंगे, और यहाँ पे अभिशाप मिल जाएगा, यहाँ पे देवता नाराज हो जाएंगे, इसका मतलब मुझे एक्यूरेट नहीं पता, मैं तो घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, गॉड की पावर तो असीम है, उसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता साथियों, लेकिन एक्यूरेट होना, साइंटिफिक होना, लॉजिकल होना, ये ह्यूमन बीइंग का एक लक्षण होता है, और हमें ऐसा होना भी चाहिए। साथियों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपके साथ फिर कुछ बातें शेयर करूंगा सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में ही, और आपको बताऊंगा कि इसमें अभी क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन अपना वास्तु अपने आप ना करें, आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें तो अच्छा रहेगा, वहाँ आपको गलती होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छे दिल से आपको समझाने की कोशिश की है साथियों, बड़ी ईमानदारी से आपको बताने की कोशिश की है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को शेयर करो, इसको लाइक करो और लोगों से बात करो इसके बारे में। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त।
नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।